जोहार साथियों, आज हम लोग थोड़ा चर्चा करने वाले हैं बहुत ही गंभीर विषय पर और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि चाहे कोई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध कर रहा हो या फिर आम जनता भी इसका काफ़ी दिनों से विरोध कर रहा है। उसके साथ साथ जो छात्र हैं जो लगातार कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और वो झारखंड से बिलोंग्स करते हैं, ऐसे छात्र लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ झारखंड बनने का जो ये 23 साल हुआ, 23 साल का दौर में 23 साल का जर्नी में कई सारे मुख्यमंत्री आए, यहाँ पर कई सारे मुख्यमंत्री बन के चले गए। इवन यहाँ पर इसमें से कई सारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने जो हम लोगों का यहाँ के जो मूलवासी हैं। फिर भी एक छोटा सा ख्वाहिश एक तो हम सभी के बीच में था कि चलो कुछ ऐसा नीति बने या इस तरह का कानून नियम बने जिससे हमारा झारखंडियों का कुछ उपकार होगा या सभी का न्याय मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसे जैसे झारखंड का अपना दिन बढ़ता चला गया, ये कहीं ना कहीं और ये मुश्किलें बढ़ती चलेगी अगर बोला जाए छात्र लोगों का। आज स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ के जो लोग आमतौर पर जो लोग प्लेन डिग्री करके कुछ कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो नौकरी जो पाना ये कितने बड़ा समस्या हो गया है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, जिला कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, ये डीओ ऑफिस का ये लेटर है और क्या बोल रहा है, स्टेट माइल रोड CHL बिष्टुपुर जमशेदपुर वहाँ पर है। पत्रांक संख्या बोल रहा है कि 1834। प्रेषक में क्या बता रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। इस सेवा में बता रहा है अशोक कुमार का बोल रहा है, ये कहाँ का है, इसका पिताजी का नाम होगा श्री प्रकाश मिश्रा। ये बोल रहा त्रिलोकपुर, पोस्ट त्रिलोकपुर है, पुलिस स्टेशन क्या है, बेलघाट है, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से है। कहाँ का ये, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, का मोबाइल नंबर ये है। सेकेंड काम बोल रहे हैं साम्योश्री घातक, ये भी कहाँ के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल। नीचे में देखिए कहाँ का रहने वाला है, ये साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। थर्ड है महेश कुमार द्विवेदी, ये कहाँ के रहने वाले, यूपी के रहने वाले हैं। राहुल कुमार, इन कहाँ के रहने वाले, बिहार के रहने वाले हैं। इमरान अंसारी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी गाजीपुर के रहने वाले हैं। संदीप कुमार अधिकारी, ये कहाँ के रहने वाले, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। अब्दुल मलिक खान, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं आपका, ये बिहार के रहने वाले हैं। राधा वर्मा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुदीप कुंभकार, ये कहाँ के, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। महेश कुमार पांडे, ये है लखनऊ के रहने वाले यानी उत्तर प्रदेश के। रविशंकर गुप्ता, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं। तो दरवाजा तो मनीष कुमार पांडे हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये भी जो है ना, ये भी आपका, ये एक तो झारखंड के रहने वाले, लेकिन ये प्रियंका रेसिडेंशियल बता रहा, लेकिन ये पांडे जी है, इनका धनबाद झारखंड बता रहा है। ये स्थानीय नीति में क्या है उसको देखना पड़ेगा, जो भी है। झारखंड से एक जन है, अनुराग सिंह, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। और प्रमोद कुमार पांडे यूपी से है। राजेश कुमार त्रिपाठी, ये भी यूपी से है। अखिलेश कुमार यादव, ये भी यूपी से है। और सुशील कुमार राय, ये भी यूपी से है। रजनीश कुमार, ये भी यूपी से है। अनुराग पांडे, ये भी यूपी से है। आशा कुमार, ये झारखंड से है। ये कहाँ की रहने वाले, बोकारो की, और वो धनबाद। अच्छा, आशा कुमार दो हो गया। सेंटू विश्वास वेस्ट बंगाल से है। धीरज कुमार पाठक, ये झारखंड से है, रामगढ़ से है। ज्योति श्रीवास्तव 3 टोगा झारखंड से। और ये कहाँ से, बिहार से हैं, ये यूपी से हो गए हैं। ये भी कहाँ से हो गया, बिहार से हो गया 25। 26 नंबर यूपी से हो गया।
तो आप लोगों ने देखा कि टोटल 26 कैंडिडेट में से झारखंड से मात्र 3 कैंडिडेट ऐसा मिला जो इसमें डायरेक्टली, अच्छा इसको पूरा पढ़ लेते हैं, पहले उसके हम चर्चा करेंगे। बोला जमशेदपुर दिनांक 24/7, हालांकि थोड़ा सा पीछे का ये है, 24/7/2023 का ये डेट है और बता रहा कि काउंसलिंग है तो निर्धारित तिथि में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक आदि का प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने के संबंध में इन लोगों को जो है ना ये बुलाया जा रहा है कि ये काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। इनका डेट एक लिस्ट जारी कर दिया है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि विभाग द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिसका नाम है टीजीटी, हम बोलते हैं ना टीजीटी, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, ठीक है, ये हाई स्कूल का टीचर है और के पद पर नियुक्त हेतु पूर्वी सिंहभूम जिले के शारीरिक शिक्षा विषय पर, इसका नाम बोलते हैं बीपीएड जो होता है ना, फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होते हैं, के संसूचित रिक्त के विरुद्ध अनुशंसा प्राप्त की गई है। क्या बोल रहा कि उक्त के क्रम में सर्वप्रथम काउंसलिंग किया जाना है। इस हेतु आपका मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं बीएड, पासपोर्ट साइज के फोटो 2 आवासीय जाति प्रमाण पत्र आदि आरक्षण का लाभ लिया गया हो तो एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज आदि का आवश्यकता है। उक्त के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी जगदीशपुर के कार्यालय कक्ष में दिनांक 26 जुलाई 2023 को 10 बजे पूर्वान्ह से काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि का निर्धारित किया जाता है। अनुरोध है कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक, बीएड, पासपोर्ट साइज का फोटो, आवासीय जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षण का लाभ लिया हो एवं बता रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज आदि के मूल प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित प्रति एक फोल्डर में, मूल प्रति और दूसरे फोल्डर में स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ साथ पत्र अभिलखित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होने की कृपया की जाए। तो आप लोगों ने देखा भली बात है कि ये पूर्वी सिंहभूम का ये बहाली था और इस बहाली पे आप सभी ने देखा कि झारखंड से मात्र कितना था, झारखंड से कितना था, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर था। इसमें मुझे लग रहा है कि नाम से जब चल रहा था यह जनरल का ही लगा। एसटी में क्या था, ये 0 था और एससी में क्या था, एससी में भी हो सकता है मगर एसटी तो पूरा 0 है और ओबीसी में भी हो सकता है, ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रहा क्या कैटेगरी से है, लेकिन एसटी से आप लोगों ने देखा कि पूरा 0 है एसटी ओबीसी को। उसमें से टोटल 26 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट ओनली झारखंड का है। तो क्या इस विषय पर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या डीओ ऑफिस में या इस तरह का जो रिक्त पदों का जो स्वीकृति किया जाता है क्या एसटी लोगों के लिए पूरा 0 है, एससी के लिए यहाँ का जो आरक्षण है, मूल निवासियों का जो आरक्षण है, क्या उसके लिए कोई सीट का जो है स्वीकृति नहीं किया गया है? अगर किया गया है तो कैंडिडेट क्या उसके योग्य नहीं रहे या उनका रिक्त जो पद को रिक्त किस तरह से रखा जा रहा है, मुझे इस पर बहुत तजुब लग रहा है सुन करके, देख करके। और इस तरह का कई सारे मुद्दा है। अभी हम लोग तो ये था आपका जिला शिक्षा में ये डायरेक्टली लोगों को बहाल भी किया जा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने हो रहा है, मालूम नहीं चल रहा। कई सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आंख बंद करके कि मालूम नहीं चल रहा है। हम भी सोच में पड़े कि एसटी का सीट कहाँ कैसे उसको रिकवर किया जा रहा है या कहाँ चला गया। देखिए मैं एक चीज़ स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि कट ऑफ कैसे तय करता है उड़ीसा या बंगाल या कोई भी अदर स्टेट में। उड़ीसा में का मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ का जो कट ऑफ तैयार किया जाता है कि आपका मान लीजिए 40 सीट है तो जितना भी बच्चे एग्जाम में बैठते हैं उसका टॉप से लेकर हायर से लेकर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करता है और 40 जहां तक सीट फुल हो जाता है वही उसका कट ऑफ बनता है। और सही में कट ऑफ का रूल यही होता है कि आपका शुरू से स्टार्टिंग से निचले तक का, इवन यूपी से भी कट ऑफ नहीं रहता, कट ऑफ बनाया जाता है कि हायर टू लोअर की ओर ये होता है। लेकिन झारखंड एकमात्र राज्य है जहां पर कट ऑफ पहले से तय किया जाता है कि आपको 50% लाना ही होगा, उसके बाद ही होगा, जो कि दूसरे राज्य में इस तरह का फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस तरह से होकर कि यहाँ पर बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बैकलॉग रहने से क्या हो रहा है, उस जगह पर कोई टीचर का या दूसरा ऑफिस का हो उस पर खाली रह जा रहा है। इस रिक्त को भर्ती करने के लिए बाद में क्या किया जा रहा है, इसी तरह से अपने विभाग द्वारा आपको अंदर से वैकेंसी निकाल करके उसमें फुलफिल किया जा रहा है, जो कि गलत है। तीसरा दूसरा बात करें, अभी हाल ही में जेएसएससी द्वारा जो एग्जाम लिया गया था,
कौन सा लैब असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें जो है ना तो विभाग अपना आंसर की जारी किया, ना ही रेस्पॉन्स की भी जो है वो जारी नहीं किया, सिर्फ क्लेम करने के लिए दिया गया। अब बताइए एक बच्चा को कैसे मालूम होगा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है? अगर आपने उसके अंदर में इतना ये होता, मैंने नॉलेज होता, तो खुद अपना सब कुछ सही कर लेता। तो यहाँ पर विभाग को अपना आंसर की जारी करना चाहिए कि कितना बच्चा कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आपने कौन सा टिक किया। विभाग को अपना जारी करना चाहिए था और कैंडिडेट का अपना वो मिला लेता, तब मालूम चलता कि मेरा क्वेश्चन कितना सही है। यहाँ पर इस चीज को हिडन रखा गया, उसके बावजूद भी ये आंसर रिजल्ट को जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये इसमें लग रहा है कि ये प्रोसेस तो गलत है। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन में एग्जाम जब लिखा जाता था सबके पास क्या था, कार्बन कॉपी रहता था और विभाग अपना आंसर जारी करता था और उस आंसर के हिसाब से बच्चे उसको मतलब मिलाते थे कि कितना उसका सही हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में भी जो कि सब कुछ हो सकता है, संभव है, लेकिन फिर भी इन्होंने जेएसएससी इस बार नहीं किया। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने आंतरिक कुछ भी हो, ये प्रोसेस बहुत गलत है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि झारखंड के नेता मंत्री आज इस पर चुप क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल है, झारखंड के नेता मंत्री चुप क्यों हैं? क्या वो लोग अपने बच्चों के लिए नौकरी का जरूरत नहीं है? क्या वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के लोगों को नौकरी का जरूरत नहीं है? क्या जिस प्रोसेस से ये किया जा रहा है ये बहुत अच्छा प्रोसेस है जो सबके लिए सेटिस्फाइड हो सकता है? ये बहुत ही गलत प्रोसेस है, आंसर को जारी किया जा रहा है और बच्चा पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि हमने बच्चे डिप्रेशन में चले जाए। और इस बार बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे भी है, अपना जो लोग कंफर्मेशन भी थे, बहुत बच्चे का नहीं हुआ है, लेकिन क्लेम तो आप नहीं कर सकते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ होता तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक चीज देखा जाता है यहाँ पर कि झारखंडियों को किसी ना किसी तरह से ये यहाँ से निकालने का या वंचित करने का ये काम हो रहा है। ये सब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि झारखंड के बच्चे इस चीज से निकल जाए और यहाँ का जो भी सीट है वो बाहरी लोगों पर ही उस पर चला जाए। इस तरह का धीरे धीरे किया जा रहा है। तो क्या मजबूर है हम कट ऑफ रखने का? चले मैं मान लेता हूं कि कट ऑफ रखता है, लेकिन गवर्नमेंट आपने कर रहा है कि कंपटीशन में आप सभी को एक जगह कर रहे हैं, लेकिन आपका एजुकेशन सिस्टम पर आप ध्यान दीजिए। आपने एजुकेशन सिस्टम को दो तरह का रखा है, एक रखा है आपने प्राइवेट एजुकेशन, एक रखा है आपने प्राइवेट एजुकेशन, दूसरा रखा है गवर्नमेंट जहां पर नो टीचर, कोई टीचर नहीं है, जहां पर कोई सिस्टम ढंग से नहीं है। और जिस प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे हैं उसको सारा चीज अवेलेबल है। आप दोनों को आगे ले जाकर के दोनों एक जगह पर कंपटीशन में दोनों को मिला रहे हैं। दोनों कहां पर मिल रहे हैं? कंपटीशन में मिला रहे हैं। तो आप सोचिए, आप लोग जवाब दीजिए इस पर कमेंट में। चाहता हूं कि पब्लिक का कमेंट हो इसमें। देखिए, एजुकेशन को दो तरह में डिवाइड कर दिया गया, पहला प्राइवेट में जो बहुत अच्छा चीज चल रहा है, दूसरा गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट का एजुकेशन का क्या हाल है, मैं तो सभी नेता मंत्रियों से यही अपील करूंगा, आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए, एक दिन का समय निकालिए, कोई भी स्कूल में जाके देखिए। मैंने आज 4 स्कूल का दौरा करके मैं आ रहा हूं, आप लोगों को सही में मालूम चलेगा। और शायद आप लोगों को नहीं मालूम चल रहा, अगर आपने अपना बच्चा को वहीं पढ़ाता या पढ़ाया होता तो आपको मालूम चलता है गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति क्या है। आज मैं 2 स्कूल में गया, वहां पर 1 to लेकर 8 तक क्लासेस चल रही हैं। फोटो इसलिए भी नहीं लिया कि गवर्नमेंट में और बिना अनुमति का मैं गया था, बस देखा। तो 1 से 8 तक मैंने क्लास चल रहा है, लेकिन टीचर कितना था? 3 टीचर हैं। अब बताइए 1 से लेकर 8 तक क्लासेस को 3 टीचर में कैसे संभालेगा? आप ही लोग बताइए। यह स्थिति है सरकारी स्कूल का। उसमें से प्रिंसिपल बोले मेरे को तो मिड डे मील का भी रिपोर्ट तैयार करना है और डेली का डेली मिड डे मील का उसको फोटो खींच करके उसको भेजना होता है ऑफिस में, बीओ के पास ना कहीं भेजना होता है। तो प्रिंसिपल सर बोले हम भी इसमें एंगेज हो जाएगा, बताइए पढ़ाई की स्थिति क्या होगा। तो क्या सरकार नहीं चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो, या जानबूझ के इस तरह का सिस्टम बना के रखे हैं
कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए, वे बच्चे लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल में जाएं और एजुकेशन को खत्म करें, इनडायरेक्टली उसको खत्म किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इन लोग बुड़बकी रहें, मूर्ख रहें और हम जो कहेंगे वही बात सुनते रहें। क्या ये साजिश है सरकार का? अगर ऐसा है तो दूसरा सिस्टम है, तो सरकारों को जब सरकारी फैसिलिटी, जितने भी कर्मचारी हो, नेता या मंत्री हो या आईएएस अफसर हो या कोई भी हो, एक आईएएस अफसर को एक बंगलो लेने के लिए रहता है, अपने बच्चों का जो है ना एजुकेशन का जो है ना अलग से उसको अलाउंस दिया जाता है, बच्चों को पढ़ने का सरकारी फैसिलिटी मिल रहा है, क्यों ना सरकारी स्कूल में भेजे अपने बच्चों को? अब सब चीज सिस्टम सरकारी लेना चाहेंगे, सरकारी बंगलो, सरकारी गाड़ी, सरकारी पेंशन, सब कुछ चाहते हैं, सरकार का मेडिकल फैसिलिटी चाहते हैं, तो अब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों क्यों पढ़ाना नहीं चाहते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में अपने आप को ट्रीटमेंट कराने क्यों नहीं चाहते हैं आप? क्या मजबूरी है कि सिस्टम खराब इसलिए आप नहीं जाना चाहते हैं? सरकारी सिस्टम को तो आपने ही सब कुछ बना के रखा है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, आप जाने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या सरकारी सिस्टम सिर्फ गरीब बच्चा के लिए बनाया हुआ है? सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ गरीब आदमी के लिए बनाया हुआ है, जहां आदमी लेट के, जमीन में लेट के उसका सलाइन चढ़े, जमीन में लेट के ऑक्सीजन चढ़े और उसका देखभाल करने के लिए कोई न रहे? क्या इसी के लिए बनाया गया है? क्या स्वास्थ्य मंत्री को क्या अलग क्या है इसमें? स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराना चाहते हैं? इसका मतलब मैंने जो सिस्टम है वो पब्लिक के लिए हो, अपने लिए अपोलो हो, अपने लिए मुंबई दिल्ली बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के लिए हो, ब्रह्मानंद हो, ऐसा कब तक चलेगा? मैं सभी पब्लिक से भी अपील करना चाहूंगा, समाज या देश बहुत गंभीर स्थिति में है। मैं चूंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप लोग गांव तरफ जाइएगा तो स्थिति बहुत खराब लगेगा। मैं आज बंगाल बॉर्डर से होते हुए इधर का मैंने बहुत सारा गांव दौरा किया और उस दौरान मिला कि सही में एक एजुकेशन नहीं होने से लोग किस तरह रहते हैं और एजुकेशन का किस तरह से, एजुकेटेड आदमी किस तरह से रहते हैं। दूसरी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकारी कर्मचारियों को क्या मजबूरी है कि वो लोग सरकारी लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? एक चीज याद रखिए, जब तक सरकारी कर्मचारी सरकारी चीजों का लाभ नहीं लेंगे तब तक सुधरना दिक्कत इसलिए है कि वो लोग उस चीज का समझ नहीं पाएंगे क्या चल रहा है। वो लोग फंडिंग करेंगे कि किस तरह से फंडिंग करेंगे, जैसे फंडिंग करेंगे और उसका हो जाएगा। जिस दिन डीसी, डीओ या कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव को सब सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे, उसी दिन से सरकारी स्कूल का सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा, यकीन मानिए। जिस दिन सरकारी कर्मचारी, चाहे वो कोई भी पोस्ट का क्यों ना हो, या सीएम हो या कोई मंत्री हो, उसको राज्य के अंदर में ट्रीटमेंट करने का जब तक ये कंपलसरी नहीं होगा तब तक सरकारी हेल्थ का, सरकारी हॉस्पिटल का ये स्वास्थ्य में सुधार करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी आप लोग देखते हैं एमजीए में जाइए, कोई भी अनुमंडल हॉस्पिटल में जाइए, कहां पर डॉक्टर नहीं है, कहां मेडिसिन नहीं मिल रहा है, कहां सिस्टम बहुत खराब है, कहां गंदगी से भरा हुआ है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहां बेड नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और जिस दिन वो लोग मंत्री लोग जाते हैं उस दिन सब कुछ ठीक ठाक रह जाता है कुछ देर के लिए। तो इससे साफ साफ मालूम चलता है अगर वो लोग अपना ट्रीटमेंट सरकारी विभाग में कराने लग जाएगा तो सारे सिस्टम ठीक होने का संभावना है। और जिस दिन अपने बच्चे लोग सरकारी स्कूल में जाएंगे उस दिन से प्राइवेटाइजेशन पूरा खत्म हो जाएगा और सरकारी स्कूल में पढ़ने का जो तरीका होगा सरकारी प्राइवेट स्कूल से लाख गुना बेहतर होगा। इस चीज का भी ये हो सकता है। ये तभी होगा जब अपने सरकारी, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि चले ठीक है आप लोग नहीं कर रहे, कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि सरकारी स्कूल में क्या चल रहा है। रही बात की आपने अभी तक झारखंडियों को एक पहचान नहीं दिलाया है। आप वेस्ट बंगाल, ओडिशा या बिहार का फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले आपको स्थानीयता का आपको परिचय देना होगा, तभी आप वहां का फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप जनरल में भर सकते हैं। लेकिन झारखंड इतना फ्री क्या हो गया भाई? यहाँ कोई भी आप फॉर्म भर सकता है, इसके लिए कोई आवासीय का जरूरत नहीं पड़ता है। क्या ऐसा है? क्या झारखंड का जो नौकरी है सिर्फ और सिर्फ बाहरियों के लिए है? यहां का मूल निवासियों के लिए कोई नौकरी नहीं चाहिए क्या?
यहाँ का मूल्य सब बहुत अमीर है, ऐसा कब तक सहेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि अब इस चीज पर थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स कुछ भी हो, लेकिन समाज को अगर जगाना है, समाज को अगर उन्नति करना, समाज को अगर डेवलप करना है, तो सबसे पहले एक समाज, एक राज्य का विकास तभी हो सकता है अगर आपके पास एजुकेशन है। एजुकेशन अगर हर बच्चे में होगा, हर घर में होगा, तभी एक राज्य को डेवलप करने में बहुत ही सहूलियत होगी। उसके बाद ये हेल्थ भी सबसे जरूरी है, जो सबको एक अच्छा स्वास्थ्य, एक हेल्थ मिले। ये हेल्थ मिलने से, ये हेल्थ अगर मिलेगा तो ये भी बहुत अच्छा, ये भी एक राज्य को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। तीसरा क्या है, हर पेरेंट्स, हर माँ बाप जो है ना, एक अपना बच्चा को जो है ना इसलिए पल पोस के बड़ा करता है कि आने वाले समय में यही बच्चा मेरा देखभाल करेगा, यही बच्चा मुझे पाल पोस के बड़ा ये करेगा, देखेगा, मेरा दवाई का खर्चा हो, मेरा खाने पीने का हो, सारा चीज यही बच्चा करेगा। इसके लिए एक पेरेंट्स का एक छोटा सा उम्मीद रहता है कि एक जॉब लगे, लेकिन इतना दुर्भाग्य है झारखंड के लिए, यहाँ के बच्चों को लिए, कि यहाँ के बच्चे अपना यहाँ का ग्रुप सी और डी के लिए भी यहाँ का नसीब नहीं है। इतना दुर्भाग्य है, यहाँ का सी और डी के लिए नौकरी भी है। यूपी और बिहार के लोग यहाँ पर झाड़ू मार रहे हैं, यूपी और बिहार के लोग यहाँ चपरासी काम कर रहे हैं, छोटा सा काम, चाहे कोई प्राइवेट में तो है ही है, बाहर के लोग हैं, गवर्नमेंट में भी तो और ज्यादा है। तो इसलिए मैं यही करना चाहूंगा कि हर लोग तक ये जागरूक अवश्य होना चाहिए कि अपना अधिकार को आप लोग पहचानिए और इसको विरोध में लड़ाई लड़िए। पार्टी आएंगे जाएंगे, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी, लेकिन एक लीडर अपना कभी कमी वो लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम लोग तो अपना चीज को समझ पा रहे हैं। आपके बच्चे हैं, आपके आने वाले जनरेशन है, अगर उनके लिए आप इसको सेविंग नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे झारखंड को, तो आने वाले दिन में निश्चित रूप से यहाँ के लोग एकदम पतन होने के से कोई नहीं रोक सकता है। आज देख रहे हैं कि अगर आदिवासी का बात करें, हर चीज पारसनाथ से लेकर लुगुबुरु पहाड़ तक का सारा चीज जो है ना, वर्तमान सरकार द्वारा उसको एनओसी दे करके वहां पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दे करके उस जगह को खाली करवाने का साजिश रची जा रही है। आने वाले दिन में हमारा कुछ अस्तित्व बचेगा बोल करके ये बहुत मैंने चंबित करने वाला विषय है, ये सोचने वाली विषय है। नौकरी तो दूर की बात है। आने वाले दिन में जिस तरह से ये जमीन का जो है मैंने व्यापारी किया जा रहा है, दलाली किया जा रहा है, आदिवासियों को जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उल्टा दिमाग लगा करके उसको लीज में दे करके 99 साल 100 साल तक दे करके खरीद बिक्री नहीं कर सकता, लेकिन एक लीज के तौर पर मैंने बेचा जा रहा है। क्या वो जमीन 99 साल के बाद वापस आएगा? कभी नहीं आएगा साथियों। इसलिए ये बहुत गंभीर वाला विषय। आने वाले दिन में कुछ नेता मंत्री अपना प्रॉफिट के लिए जमीन को लीज में दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी, पब्लिक को भी समझना होगा वो चीज कहां तक चला जाए, क्या वो दोबारा वापस आएगा? नहीं आएगा। वहां से क्या होगा, आज अगर आपका जमीन पे कुछ बन रहा फैक्ट्री, ये नीचे वाला जमीन सब सारा उधर से पानी जाएगा और ये जमीन सब सारा बर्बाद हो जाएगा, और इसी तरह से धीरे 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 करके जमीन को बर्बाद करेगा और उस जमीन को भी अब कम समय बेचने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये कितना बड़ा नुकसानदायक है। तो इसीलिए जब ये कानून को बनाया गया है, CNT SPT हो या आपका पैसा कानून हो, सारा चीज अगर लागू हो जाता है तो बहुत सारा ये है, आप हमारे लिए ये है फायदेमंद है। तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा, अगर 3-4 चीज कानून जैसे स्थानीय नीति हो गया, नियोजन नीति हो गया, विस्थापन नीति हो गया, बहुत सारी चीज बन रहा है, नीति नहीं होने के चलते आज चांडिल डैम वाले बहुत लोग उस लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं अपना जमीन ढूंढने के लिए, नहीं मिल रहा। नौकरी दूर की बात है, जमीन नहीं मिला है, इस स्थिति में है। अगर विस्थापन नीति बना होता तो आज सबके घर में नौकरी होता, सबको जमीन मिलता, एक जगह पर स्टेबल होता। तो नीति नहीं है, इसलिए दिक्कत है। आज झारखंड में स्थानीय नीति नहीं है, इसलिए कोई भी यहाँ का नौकरी अपना पकड़ के लेके चला जा रहा है। आज हम लोग को झारखंड को नहीं पहचान में आ रहा है, इसलिए आज मैंने कोई भी आकर यहाँ से कुछ भी करके चला जा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अब झारखंडियों को जागरूक होने का समय आ चुका है। अब हम लोग चुप बैठे नहीं रह सकते हैं। जो भी हो रहा अन्याय अत्याचार, उसके लिए विरोध लड़ने के लिए हम लोग पर अपने पर होना चाहिए, इतना मैंने जागरूकता होना चाहिए कि हमारे विरुद्ध में अगर कुछ इस तरह का नीति बन रहा है, नियम बन रहा है जिससे हमारा नुकसान हो, तो उसके खिलाफ में जरूर लड़ाई लड़ना चाहिए, ताकि हम अपने झारखंड को बचा सके
वरना आने वाले दिन में भी आज हम लोग देख रहे हैं 26 का 26 यहाँ पर हो रहा है, कल पूरा झारखंड में पूरा इस तरह का होगा, ना एसटी बचेगा, ना एससी बचेगा, ना ओबीसी बचेगा। इस तरह से खत्म हो जाएगा, हमारा नौकरी को खत्म कर दिया जाएगा और हम लोग को आज से 50 साल पहले जिस तरह से थे एक गुलामी के तौर पर उसी अवस्था में आ जाएंगे और बाहरी लोग यहाँ पर आ करके हम लोग पर अत्याचार करेंगे, हम लोग पर टॉर्चर करेंगे, हमको पढ़ाई से वंचित कर दिया जाएगा, हमको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, हमको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, हमको उसके नीचे में दबे कुचले की तरह रहना पड़ेगा। ये स्थिति और बहुत दिन नहीं, बहुत जल्दी आने को दिख रहा है। इसलिए मैं सभी साथियों से मैं यही अपील करूंगा कि ये अपना पहचान को आप लोग पहचानिए, अपना अधिकार को पहचानिए और अन्याय के विरुद्ध में लड़ने सीखिए। जोहार।